क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसका इंजन बनाना। एक आधुनिक फाइटर जेट में हजारों पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर कोई एक तकनीक सबसे ज्यादा जटिल, सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है, तो वो है उसका जेट इंजन। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में बहुत गिने चुने देश ही ऐसे हैं जो अपने दम पर अत्याधुनिक फाइटर इंजन बना सकते हैं। भारत मिसाइल बना सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन आज भी जब बात फाइटर जेट इंजन की होती है तो हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। पर शायद पहली बार भारत इस कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सैफरा और डीआरडीओ जीटीआरई के बीच प्रस्तावित फाइटर इंजन जॉइंट वेंचर अब कैबिनेट लेवल की मंजूरी के करीब पहुंच चुका है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक नया इंजन नहीं होगा, यह भारत की रणनीतिक आजादी का इंजन होगा। लेकिन सवाल है, क्या भारत सच में अपना फाइटर इंजन बना पाएगा? और अगर बना लिया तो क्या एमका पूरी तरह भारतीय बन पाएगा? जब भी हम भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले राफेल, सुखोई, मिराज या फिर तेजस फाइटर जेट्स पर जाती है। लेकिन इन सभी विमानों में एक चीज कॉमन है, इनका इंजन भारत में विकसित नहीं हुआ है। तेजस MK1 में अमेरिकी GF404 इंजन है, तेजस MK2 और शुरुआती एमका के लिए GF414 चुना गया है, राफेल में फ्रांस का M88 इंजन लगा हुआ है, सुखोई में रूस का AL-31 इंजन लगा हुआ है। यानी विमान चाहे भारत में बने, भारत में असेंबल हो, लेकिन उसकी जान, उसका इंजन विदेशी है। अब सवाल उठता है कि क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जिस देश का इंजन, उस देश की तकनीकी शर्तें, उसकी सप्लाई चेन, उसके स्पेयर पार्ट्स, कई मामलों में उसकी राजनीतिक मंजूरी भी आपके साथ जुड़ जाती है। युद्ध के समय या तो अंतरराष्ट्रीय तनाव के दौरान यही निर्भरता सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। भारत ने कोशिश पहले भी की थी। 1990 के दशक में शुरू हुआ था कावेरी इंजन प्रोग्राम। उम्मीद थी यही इंजन भविष्य के भारतीय लड़ाकू विमानों को ताकत देगा। लेकिन फाइटर इंजन बनाना दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। इंजन को हजारों डिग्री तापमान झेलना पड़ता है, टरबाइन ब्लेड्स को अविश्वसनीय दबाव सहना पड़ता है, हर सेकंड हजारों आरपीएम पर घूमते हुए भी विश्वसनीय यानी कि भरोसेमंद प्रदर्शन देना होता है। कावेरी परियोजना में भारत ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इंजन उम्मीद के मुताबिक थ्रस्ट और प्रदर्शन हासिल नहीं कर पाया। कई लोगों ने कहा कि जी ये असफल हो गए, हम असफलता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कावेरी भारत के लिए एक सीख थी, जिसने आज की नई परियोजना की नींव रखी, और ये नींव भारत का भविष्य बदल सकती है। फ्रांस की सैफरा, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एरो इंजन कंपनियों में से एक है, भारत के जीटीआरई और डीआरडीओ के साथ मिलकर एक नई पीढ़ी के फाइटर इंजन पर काम करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव अब सरकार के हाई लेवल पर विचाराधीन है, और अगर मंजूरी मिलती है दोस्तों, तो दोनों देश मिलकर ऐसा इंजन विकसित करने की कोशिश करेंगे जो भविष्य में हमारे एमका जैसे प्लेटफॉर्म को पावर दे सके। हालांकि अभी तक सरकार ने अंतिम समझौते की कोई आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन अगर यह ज्वाइंट वेंचर आगे बढ़ता है तो भारत पहली बार इंजन टेक्नोलॉजी में वास्तविक छलांग लगाने की स्थिति में होगा, और इसका सीधा फायदा भारत के मौजूदा वक्त में शुरू हो चुके या फिर भविष्य में शुरू होने वाले फाइटर जेट्स प्रोग्राम को होगा। भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर एमका, शुरुआती एमका विमानों में संभवतः विदेशी इंजन इस्तेमाल होंगे, लेकिन भारत की योजना है कि आगे चलकर एमका के जो उन्नत संस्करण होंगे उनमें स्वदेशी या भारत में विकसित इंजन लगाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो भारत सिर्फ विमान का डिजाइन ही नहीं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण तकनीक पर भी नियंत्रण हासिल कर लेगा। अब यहां पर दोस्तों एक और सवाल उठता है कि अगर भारत ने फाइटर जेट इंजन जैसी बेहद महत्वपूर्ण तकनीक पर नियंत्रण कर लिया तो इससे होगा क्या? तो दोस्तों, इससे बहुत कुछ होगा। इसका मतलब यह होगा कि हमें किसी विदेशी देश की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। भविष्य में अपग्रेड करना आसान हो जाएगा, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी,
और निर्यात के समय यानी कि एक्सपोर्ट के समय आजादी मिलेगी। यानी एमका वास्तव में भारतीय बन सकेगा। हालांकि अब कई लोग सोचेंगे कि अगर फ्रांस साथ है तो इंजन कुछ सालों में तैयार हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए सच्चाई और हकीकत इससे कहीं ज्यादा कठिन है। दोस्तों, फाइटर इंजन बनाना ना परमाणु पनडुब्बी बनाने जितना जटिल माना जाता है। भारत को अभी भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महारत हासिल करनी होगी। सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स, हाई टेम्परेचर सुपर एलॉयज, थर्मल बैरियर कोटिंग्स, FADEC यानी फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, और सबसे अहम लंबे समय तक के विश्वसनीय प्रदर्शन। एक इंजन सिर्फ लैब में चलने में सफल नहीं होता, उसे हजारों घंटे उड़ना पड़ता है, तभी वो युद्ध के लिए तैयार माना जाता है। इसलिए परियोजना लंबी होगी, महंगी होगी, लेकिन अगर सफल हुई तो इसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई देगा। रक्षा क्षेत्र में असली ताकत केवल हथियार खरीदने से नहीं आती है, बल्कि उन हथियारों की तकनीक पर अपना अधिकार होने से आती है। भारत पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना, फिर रडार में आत्मनिर्भर बना, फिर युद्धपोत, और अब अगली सबसे बड़ी चुनौती फाइटर जेट इंजन है। सैफरा और DRDO की संभावित साझेदारी अगर एक औद्योगिक समझौता नहीं, बल्कि भारत के एरोस्पेस भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला इसे कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह भी याद रखना जरूरी है कि अभी यह परियोजना रिपोर्ट्स और प्रस्तावित प्रक्रिया के चरण में है। अंतिम रूप, समय सीमा, तकनीकी दायरा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो वास्तविक सीमा है वो आधिकारिक मंजूरी और समझौतों के बाद ही क्लियर हो पाएगी। और अगर भारत इस चुनौती में कामयाब होता है तो आने वाले वर्षों में एमका केवल भारत में बना हुआ फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि उसकी धड़कन, उसका इंजन भी भारतीय होगा। और शायद यही वो दिन होगा जब भारत दुनिया के उन बेहद चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा होगा जो अपने लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि उन्हें उड़ाने वाली ताकत भी खुद बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर सिर्फ खबरें नहीं हम बताते हैं, बल्कि उनके पीछे की स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का असर भी समझाते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।